नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे व्याकरण खंड से पद परिचय का, और पद परिचय के दौरान हमने अध्ययन किया संज्ञा शब्दों का पद परिचय, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय और विशेषण शब्दों का पद परिचय। इसी क्रम में हम अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करेंगे क्रिया शब्दों का पद परिचय। तो क्रिया शब्दों का पद परिचय करते समय हमें निम्न बातें बतानी होती हैं। क्रिया शब्दों का पद परिचय करते समय हमें कौन सी बातें बतानी होती है, जिनमें सबसे पहले हमें बताना होता है क्रिया का भेद। क्रिया का भेद। दूसरा इसमें बताना होता है वाच्य। तीसरा इसमें बताना होता है काल। चौथा इसमें बताना होता है लिंग। 5 नंबर पर बताना होता है वचन, और अंतिम इसका बिंदु बताना होता है वाक्य में मौजूद अन्य शब्दों से संबंध। यानी क्रिया शब्दों का पद परिचय हम करें तो हमें क्या क्या बातें बतानी है। सबसे पहले क्रिया का भेद बताना है। क्रिया हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। यदि कर्म के आधार पर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। अकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ वाक्य में कर्म मौजूद हो। अकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ वाक्य में कर्म मौजूद नहीं हो और क्रिया के व्यापार का फल सिर्फ कर्ता तक सीमित रहे, वो तो अकर्मक है। सकर्मक कहाँ होती है? जहां क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, वहां सकर्मक क्रिया होती है। हम इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पूर्व क्या या किसको लगा करके देखिए, यदि उत्तर में कुछ मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। इस हिसाब से हम क्रिया को पहचान सकते हैं। यदि इस हिसाब से हम क्रिया को नहीं पहचाने तो रचना के आधार पर हम क्रिया का भेद पहचान सकते हैं, और वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया। इन भेदों में से भी हम किसी भेद का उल्लेख कर सकते हैं क्रिया के भेद के अंतर्गत। यदि ये भेद भी हमारी समझ से बाहर है और परिभाषा में किसी प्रकार की कोई चूक हुई हो, तो हम क्रिया का जो तीसरा भेद होता है, काल के आधार पर क्रिया के भेद, वो भी पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक, ये 3 प्रकार की क्रियाएं काल के आधार पर होती हैं। जिसमें क्रिया का चल रहे समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाए, वहां वर्तमान कालिक। बीते समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाए, वहां भूतकालिक। और आने वाले समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाए, वहां पे भविष्यकालिक क्रिया होती है। इस हिसाब से हम 3 जो भेद दिए गए हैं, उनमें से किसी प्रकार का भेद लिख सकते हैं, यदि हम उसको समझ रहे हैं तो। वाच्य की बात करें तो वाच्य क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है कि वाक्य में जो क्रिया हुई है वो किसके अनुसार हुई है? क्या वो क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, या फिर वो क्रिया कर्म के अनुसार हुई है? इसका पता हमें कैसे करना है? यदि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, या अर्थात जैसी स्थिति कर्ता की है, लिंग वचन सभी कर्ता के अनुसार होते हैं तो कर्तृवाच्य, और यदि वाक्य में क्रिया की स्थिति कर्म के अनुसार है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन
वाक्य में मौजूद कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है तो हम वहां पे वाच्य ले सकते हैं, कर्मवाच्य। भाववाच्य में होता है असमर्थता का भाव जो ना तो कर्म के अनुसार होता है ना भाव के अनुसार होता है, बल्कि असमर्थता का बोध होता है और वहां हम उनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वाच्य कौन सा है, भाववाच्य। तो 3 वाच्य है, 3 वाच्यों में से हम वाच्य को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। काल की बात है तो काल हम वाक्यों को देखते ही पहचान सकते हैं कि भूतकाल का वाक्य है या वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है, हम काल लिख सकते हैं। लिंग और वचन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य में बाकी शब्दों के साथ संबंध कैसे बताना है, जैसे मान लीजिए क्रिया शब्द हमने काम में लिया है, जिस शब्द को हमने रेखांकित किया है उस शब्द का बाकी अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, अर्थात उस शब्द का कर्ता क्या है, कर्म क्या है, या बाकी जो कारक की विभक्तियां हैं, बाकी जो कारक है उनका उस क्रिया के साथ क्या संबंध है, यही हमें इसके अंतर्गत बताना होता है। अब जैसे देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अभिषेक पुस्तक पढ़कर सो गया। अभिषेक पुस्तक पढ़कर सो गया, वाक्य दिया गया है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमें वाक्य में क्रिया शब्दों का मत परिचय पढ़ रहे तो क्रिया शब्द को पहचानना है। यहाँ भी ये क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया नहीं है। पढ़कर यहाँ भी ये क्रिया है, सो गया ये भी क्रिया है। अब इसमें क्रिया का भेद हमें पहचानना है। यदि कर्म के आधार पर हम क्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर यदि चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले हम इस शब्द को लिख लेते हैं पढ़कर। इसका हमें क्या करना है, परिचय। अब हम पहला भेद लेते हैं क्रिया का भेद। तो पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया का भेद पता करें। तो कर्म के आधार पर लें क्या, यहाँ लगाकर देखिए क्या पढ़कर सो गया, पुस्तक पढ़कर सो गया, इसका मतलब यहाँ पर कर्म मौजूद है। अगर यहाँ पे हम कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखें तो हम लिख सकते हैं सहकर्मक। क्या लिख सकते हैं, सहकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म मौजूद है। यदि हम दूसरा इसका भेद दें रचना के आधार पर, आपको तीनों में से जो भी मैं भेद लिखूंगा उनमें से एक ही लिखना है। आप कौन से भेद को पहचान सकते हैं वो ही लिखना है। मैं सिर्फ तीनों भेद इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भेद हो जो समझ में आ जाए और आप आसानी से उसका भेद लिख सकें। हम बात करें रचना के आधार पर क्रिया की, तो रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद दिए गए हैं उनकी परिभाषाएं आपको पढ़ाई जा चुकी है। जहां वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हुई हो, एक क्रिया पहले समाप्त हुई और दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद शुरू हो गई हो, तो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, और जो बाद में क्रिया होती है उसको कहते हैं समापिका क्रिया। क्या कहते हैं, जो पूर्व में संपन्न हुई है पूर्वकालिक और जो बाद में संपन्न हुई है समापिका क्रिया। यदि वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं हुई है, भिन्न भिन्न धातुओं से बनकर अलग अलग अर्थ को व्यक्त करते हुए क्रिया करते, तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, करना और सोना और गया, सारी अलग अलग धातुओं से इस हिसाब से भी यदि हम लें तो संयुक्त क्रिया भी है। लेकिन यहां हम अध्ययन कर रहे हैं पढ़कर, पढ़कर पढ़ाई का काम संपन्न हो गया है, ये क्रिया पूरी हुई, इसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो गई है सोने की। तो इसका मतलब पहले समाप्त में ये कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा अगर हम इसका भेद की बात करें, मान लीजिए कर्म के आधार पर कि हम क्रिया को नहीं पहचान पा रहे, रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं वो भी हम नहीं पहचान पा रहे, तो जो तीसरा भेद है इसका काल के आधार पर क्रिया का भेद पता करना। तो ये पता है हमें कि पुस्तक पढ़ रहे, इस वाक्य से देखिए
गया। कब की बात हो रही है? कार्य संपन्न करके सो गया, भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकालिक क्रिया लिख सकते हैं, भूतकालिक क्रिया। इन तीनों प्रकार की क्रियाओं में से आप कोई एक क्रिया को पहचान सकते हैं और आपका जो क्रिया शब्दों का परिचय से संबंधित प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं वाक्य की। मैंने पहले बताया कि वाक्य में आपको ये देखना है कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है। देखिए, अभिषेक पुस्तक पढ़कर सो गया, यहाँ पे सो गया पुल्लिंग है, एक वचन है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अभिषेक एक वचन है, पुल्लिंग है। तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के अनुसार। अभिषेक की जैसी स्थिति है वैसी ही क्रिया की स्थिति है, तो हम इस वाक्य को क्या कह सकते हैं? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। इसके बाद में हम काल की बात करें तो भूतकाल आ गया, भूतकाल। लिंग की बात करें पुल्लिंग। वचन की बात करें एक वचन। अब यहां तक तो सही है, बाकी शब्दों के साथ संबंध कैसे रहता है? तो देखिए, पढ़कर, क्योंकि हम इस शब्द का ही परिचय कर रहे हैं, यही शब्द लिखेंगे सबसे पहले। पढ़कर क्रिया का कर्ता अभिषेक, कर्म पुस्तक, और ये हमारा परिचय संपन्न हुआ। दूसरा शब्द हमने सो गया, सो गया। क्रिया के तीन जो भेद दिए गए हैं उनमें से आप सो गया को अगर लें तो फिर ये क्या है? काल के आधार पर तो वही क्रिया है। हम ले लेते हैं काल के आधार पर क्रिया, बिल्कुल सीधा भी है और आप आसानी से इसको पहचान भी सकते हैं। बाकी के जो भेद दिए गए हैं उनमें से यदि आप पहचान सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहां पे हम बात करते हैं भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। वाच्य की बात करें कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन। अब क्रिया कौन से शब्द का कर रहे हैं? सो गया, सबको लिखेंगे सो गया क्रिया का कर्ता अभिषेक, कर्म, कर्म पुस्तक। और ये हम इसका पद परिचय कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण यदि हम ले, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और गिरते हैं को हम ले लें वर्तमान काल के हिसाब से कर सकते हैं। यदि रचना के आधार पर हम क्रिया कर रहे हैं, सामान्य जो क्रिया है उसके हिसाब से भी हम सामान्य क्रिया कहाँ होती है? जहां वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का होना पाया जाए वहां पे सामान्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया कहाँ होती है? जहां वाक्य में एक से अधिक भिन्नार्थ धातु की योग से बनी क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो, संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया कहाँ होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां प्रेरणा होती है।
कृदंत क्रिया क्रिया शब्दों से बनी हुई जो धातु है उनसे जो क्रिया बनती है वो कृदंत होती है। जैसे चल धातु से चलना, पढ़ धातु से पढ़ना, ये सभी कृदंत क्रियाएं हैं। सजातीय क्रिया कहाँ होती है? जहाँ एक ही धातु से कर्म और क्रिया का निर्माण हुआ हो, सभी सजातीय क्रियाएं होती है। इस हिसाब से हम क्रिया शब्दों का पद परिचय पढ़ सकते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय विशेषण शब्दों का पद परिचय। तो यहाँ पे हमें जैसे बाकी के शब्दों का पद परिचय हमने किया, उनमें हमें कुछ बातें बतानी थी। उसी क्रम में, उसी स्थिति में हमें क्रिया विशेषण शब्दों के लिए भी कुछ बातें बतानी होती हैं। तो क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय हमें निम्न बातें बतानी होती है। कौन सी बातें? सबसे पहले इसमें हुई क्रिया विशेषण का भेद, क्रिया विशेषण का भेद, और दूसरी इसमें बतानी होती है क्रिया के साथ संबंध। ये दो ही बातें हमें इसमें बतानी होती हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, ये चीजें हमें नहीं बतानी होती हैं। सिर्फ दो ही बातें बतानी होती हैं। जैसे बच्चे छत के ऊपर खड़े हैं। अब यूं शब्द लिख लेता हूं, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटिए, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण होते क्या है। वे सभी शब्द जो वाक्य में मौजूद क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये हमेशा अगर प्रयुक्त होंगे तो क्रिया शब्द से पहले ही होंगे और हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, बच्चे छत के ऊपर, यहाँ तक क्रिया नहीं है, खड़े हैं, यहाँ पे क्रिया हो रही है, और ऊपर यहाँ पे क्रिया से पहले है, जो कि स्थान का बोध करा रहा है। जो क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इनमें से स्थान का बोध करा रहा है स्थानवाचक। जैसे यहाँ से देखिए, नाम नहीं है, दौड़ता है, क्रिया इससे पहले 2 शब्द दिए गए हैं, तो ये क्या है? एक तो मात्रा का बोध करा रहा है और एक रीति का बोध करा रहा है। तो हम आराम से इनको पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर शब्द का हम करें तो हम कह सकते हैं स्थानबोधक, स्थानबोधक क्रिया विशेषण। दूसरा निष्क्रिय क्रिया के साथ संबंध, यानी खड़े हैं क्रिया के, खड़े हैं क्रिया की विशेषता, खड़े हैं क्रिया की विशेषता, यही है। इसी प्रकार हम इनका कर सकते हैं, बहुत परिमाणवाचक कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण और विशेषता दौड़ता है क्रिया की, और ये इसकी मात्रा का। इस प्रकार से वाक्य में दिए गए सभी क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय भी हम कर सकते
कि जो बिंदु आपको पढ़ाया गया वो बिंदु आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद। आगे हम दूसरे बिंदु का